नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और दी फैक्ट इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज जहां राजस्थान में हम एक और देख रहे हैं कि बेरोजगार और अब आरएएस अभ्यर्थी भी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब कर्मचारी भी सरकार को घेर रहे हैं और कारण है पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम से जहां न्यू पेंशन स्कीम की ओर शिफ्ट किया गया है, उसके बाद कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और जगह जगह पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसके खिलाफ सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है। तो आखिर क्या है पूरा मुद्दा और क्या है पूरा मामला, क्यों कर्मचारी कर रहे हैं इसके खिलाफ है कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के, ये जानने के लिए आज हमारे साथ है चंद्रभान सिंह नाथावत, प्रदेश संयुक्त मंत्री राजस्थान शिक्षक महासंघ, श्याम सुंदर, राजस्थान शिक्षक महासंघ प्रदेशाध्यक्ष राम कुमार सैनी, प्रदेश महामंत्री, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्यों कर्मचारी जो है न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले श्याम सुंदर जी से जानते हैं कि आखिर क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम में आखिर ऐसा क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम से अलग। जी सर। जी मैम, बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि जो भारत सरकार है, इस भारत सरकार के द्वारा जो निजीकरण की राह की ओर जब चला देश, तो उसी परंपरा के अनुसार 1999 से ही कर्मचारियों के पेंशन फंड के विषय में सोचा जाने लगा था। और ये जो है पीएफआरडीए एक्ट जो है 23 अगस्त 2003 को बनाया गया और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण का इसमें गठन किया गया। अंशदायी पेंशन योजना, जिसे हम नवीन पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से जानते हैं मैम, तो 22 दिसंबर 2003 को इसे अधिसूचित कर दिया गया और 1 जनवरी 2004 को इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। ये जो पेंशन प्रणाली है, इसके तहत एनएसडीएल एक संस्था का गठन किया गया और एक अंशदायी पेंशन योजना के नाम से इसे लागू किया गया। तो सरकार अपना एक निश्चित जो अंश है, जिसे 10% और वर्तमान में अब 14% केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कर दिया गया है। तो 10% जो अंश है वह सरकार मिलाती है और 10% अंश जो है कर्मचारी का मिलाया जाता है जी। और एनएसडीएल कंपनी के माध्यम से इसे निवेश कर दिया जाता है, शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। जैसे एसबीआई के माध्यम से लगा दिया जाता है, एलआईसी के माध्यम से लगा दिया जाता है और यूटीआई के माध्यम से लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से कर्मचारी का जो पेंशन फंड है वह शेयर मार्केट के हवाले कर दिया गया है। और मजे की बात यह है कि इसके 1 रुपए भी वापसी की गारंटी सरकार नहीं देती है। यानी जो सरकार हमारा जो पैसा है, जो उसका अंश है, उन सबको इन कंपनियों के हवाले कर देती है। और इसके बाद जब कर्मचारी अपने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जब सेवानिवृत्त होता है, तो इस सेवानिवृत्ति के उपरांत उसे केवल और केवल ये जोड़ा गया पैसा है वह 60% पैसा वापस मिलता है और 40% जो पैसा है वह सदैव के लिए इन्हीं कंपनियों के पास रह जाता है। जो 40% पैसा निवेश किया जाता है उसमें कर्मचारी की पेंशन निर्धारित की जाती है, मासिक पेंशन। और जो मासिक पेंशन निर्धारित की जाती है जो 1000, 2000, 3000, 4000 लगभग बनती है। मैं आगे उदाहरण भी दूंगा आपको, ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं और उनकी यही पेंशन बनी है। तो इस तरीके से उसका जीवन पर्यंत फिर कोई वृद्धि उसमें नहीं होती, डीए की वृद्धि उसमें नहीं होती। तो इस तरीके से कर्मचारी का जो पैसा है वह कर्मचारी की मन की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि सरकार अपनी इच्छा के अनुसार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन निजी कंपनियों के हित के लिए ही निवेश करती है। इसमें कर्मचारी की कोई राय नहीं ली जाती, मशवरा नहीं लिया जाता। एक बात और में जो एक बार आपके पास वापस आएंगे, पहले एक बार चंद्रभान जी के पास चलते हैं और उनसे ये जानते हैं कि जिस तरीके से अभी आंदोलन हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, विधानसभा के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया गया, तो आखिर किस लेवल पर इस तरीके ये जो धरना प्रदर्शन किस लेवल तक धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं सरकार को इस मांग के लिए। जी सर। चंद्रभान जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल पा रही है तो जरा बताइए कि आंदोलन कितना उग्र है कर्मचारियों का। ये आंदोलन राजस्थान स्तर का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में
आंदोलन चल रहा है। इसके अंदर राजस्थान में राजस्थान शिक्षक महासंघ के बैनर तले हमने रामलीला मैदान पे 2019 में एक रैली की थी। उसके बाद में एक रैली 2018 सितंबर 2018 जी 18 सितंबर 2018 में एक रैली की थी। उसके बाद में दूसरे वर्ष फिर हमने विद्याधर नगर स्टेडियम पे रैली की थी। उसके बाद में अनवरत हमारे धरने और प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में राजस्थान शिक्षक महासंघ के साथ साथ NPSFR है एवं अन्य कई संगठन भी इस को लेकर आंदोलित है और ये बड़ा उग्र आंदोलन है। और ये आंदोलन की परिणति ये होगी कि जब तक हमें पेंशन नहीं मिल पाती, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाती, तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। इसके साथ ही मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो हम और हमारे परिवार के लोग और इससे जितने भी पीड़ित कर्मचारी है वो वर्ग उस सरकार को वोट नहीं देगा। जी एक बार हम राम कुमार जी से जान लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना की या इस तरीके की, तो केंद्र सरकार से अलग राज्य सरकार क्या अपनी योजना में चेंज कर सकती है, अपनी योजना में बदलाव कर सकती है? मैडम जी, राज्य सरकार का ही विषय है, ये केंद्र सरकार का विषय नहीं है जी। पहले हमारे को ये बताया गया था कि इसमें जो परिवर्तन होगा वो केंद्र सरकार ही कर पाएगी, लेकिन जब हम इसको गहराई से देखा, सोचा, पढ़ा तो ये एक राज्य का विषय है। और राज्य के विषय के रूप में भी आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पुरानी पेंशन अपने कर्मचारियों को दे रही है जी। इसलिए ये बात आप कह के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि ये केंद्र का विषय है, ये प्रत्येक राज्य का विषय है। राज्य चाहे तो अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है जी। जब 2004 में ये पॉलिसी माननीय वाजपेयी जी लेकर के आए थे तो राज्य सरकारों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये जो कॉरपोरेट सेक्टर उनके पीछे खड़ा है जी। उसको वो लाभ पहुंचा देंगे और हमारा जो पैसा है, जो कर्मचारी के हित का पैसा है, वो आज कॉरपोरेट के हाथों में खेल रहा है। हमारा पैसा बाजारवाद में लगा दिया गया। आज मैं मेरे NPS अकाउंट को चेक करता हूं और दूसरे दिन चेक करता हूं, अगर बाजार टूटा है तो 10 से 20,000 30,000 तक का कम दिखाता है वो। इसका मतलब हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज प्रत्येक कर्मचारी राजस्थान में, क्या पूरे हिंदुस्तान में इससे परेशान है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी इसको पुरानी पेंशन के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, क्योंकि वहां 17 लाख कर्मचारी इससे पीड़ित हैं। मैं राजस्थान के आपको आंकड़े देता हूं, कम से कम 5.5 लाख कर्मचारी जो 2004 के बाद लगे हैं सब इससे पीड़ित हैं और उनका पैसा बाजार के हवाले कर दिया गया। हमारी सरकार से ये मांग है, हमने आर्थिक आंकड़े भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए हैं कि आप अगर हमें पुरानी पेंशन देंगे, GPF हमारे लगाएंगे तो सरकार को कहीं भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि हमारा फंड जो NPS में जा रहा है वो इतना पैसा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार के पास घर बैठे इतना फंड आ जाएगा कि उसको कर्मचारी को पेंशन देने में कहीं दिक्कत नहीं है। जी, तो एक बार हम श्याम सुंदर जी से जान लेते हैं कि आखिर मांगे कौन कौन सी मांगे हैं जो कर्मचारी इस वक्त सरकार के सामने रखे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में विविध प्रकार की मांगे अलग अलग संवर्ग के द्वारा उठाई जाती रही है। जैसे शिक्षकों के संदर्भ की बात करूं और विशेष रूप से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बात करूं तो सबसे बड़ी मांग जैसे ट्रांसफर पॉलिसी की मांग रही है हमेशा से ही। इसके अतिरिक्त ग्रामीण भत्ते की मांग रही है हमेशा से ही। तो ऐसी कई सारी मांगे, तात्कालिक मांगे होती है, दीर्घकालिक मांगे होती है और कुछ जो मांगे हैं वे जीवन पर्यंत चलने वाली मांगे होती है, जो न तो कभी पूरी होने वाली होती है और न कभी जिसे सरकार की ओर से ध्यान दिया जाता रहा है, पूरी नहीं करती। तो मैं यूं आपके मंच के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि सभी मांगे समय के अनुसार पूरी हो जाती है, नहीं होती है, पर वो विशेष फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि एक मांग पूरी होती है दूसरी मांग आ जाती है। अब पेंशन की जहां तक बात है मैम, तो पेंशन क्या है कि केवल एक व्यक्तिगत मुद्दा न होकर ये एक सामाजिक सरोकार का मुद्दा है। एक व्यक्ति कर्मचारी जो होता है
वो केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने सामाजिक रीति रिवाजों का, सामाजिक दायित्वों का वहन करता है। और जब 60 वर्ष की आयु के उपरांत जब वे राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति की ओर जाता है, तो उसको आर्थिक संबल बहुत आवश्यक है। उस समय उसके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, शायद शादी ब्याह का भी समय उस समय आ चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में जब एकमुश्त पैसा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलता है, तो वह उसके सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में चला जाता है। शेष आयु जो उसे दवाई चाहिए, जो उसे अपने परिवार के दायित्वों के निर्वहन के लिए चाहिए, एक सामान्य जीवन जीने के लिए चाहिए, वो केवल और केवल उसकी पेंशन ही पूरा कर पाती है। मैं आपको इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि पेंशन जो है कोई प्रतिफल, यही कहें कि कोई इनाम नहीं है कर्मचारी के लिए। ये उसके खैरात नहीं है पेंशन, खैरात नहीं है, भीख नहीं है। ये उसकी सेवा से, जो सेवा काल वो करता है, उसके वेतन से काटा गया हिस्सा है। और उसके वेतन से काटे गए हिस्से पर ये जो है हमारी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वे डाका डालकर अपने निजी मित्रों को के हाथों में उसे सौंप दिया है। मैं इस ओर कहूंगा कि जो पेंशन फंड है उसका कभी बढ़ता है, कभी घटता है, और इस तरीके से वे उतार चढ़ाव आते हैं। तो जो सरकार की ओर से देने वाला जो अंश है वह अंततः विलोपित सा ही हो जाता है, यानी उसका मूलधन ही उसे 40% जो है इन कंपनियों को सौंपना पड़ता है। तो और इसमें केवल एक राजनीतिक पार्टी को दोषी नहीं माना जाएगा मैम, इसमें भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं, क्योंकि ये जो है एक प्राधिकरण के नाम से ही गठित किया गया है। आप ताज्जुब करेंगी, 2003 में जब ये एनपीएस सिस्टम को लाया गया और 1 जनवरी 2004 को लागू किया गया, तब से लेकर 2013 तक बिना किसी कानून के लागू रहा। और 2013 में जाकर यह एक कानून बना है। हाँ, मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये कानून बना है। और पेंशन तो वे होती है जो कर्मचारी को मिलती है, केवल निजी व्यक्ति को नहीं मिलती, ठेले वाले को नहीं मिलती है, दुकानदार को नहीं मिलती है, अन्य सामान्य जन को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर जो एनपीएस है ये सबको मिलती है। 1 मई 2009 से इस एनपीएस सिस्टम को पूरे देश के लिए खोल दिया गया। एक ठेले वाला भी एनपीएस लेता है, एक दुकानदार भी एनपीएस लेता है, एक किराने की परचून वाला भी एनपीएस ले सकता है, यानी सामान्य जन कोई भी एनपीएस ले सकता है। और वही एनपीएस जो है कर्मचारी के माथे मंड दी गई है। तो इसमें कर्मचारी भिन्न कहां हुआ? और जो नेता है, नेता वे पुरानी पेंशन लेंगे और हमारा कर्मचारी नवीन पेंशन लेगा। तो इसे सहन नहीं किया जा सकता मैम। और राजस्थान में ये आंदोलन जो है काफी उग्र आंदोलन के रूप में है। और शीघ्र ही हम कोरोना काल की अभी राह देख रहे थे कि कोरोना काल के कारण हम सरकार को न तो उस स्थिति में हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते उस तरीके से। और एक महामारी का दौर भी था कि हमने बड़ी रैलियां, प्रदर्शन आदि अभी आयोजित नहीं किए हैं, पर धीरे धीरे आप यहाँ कुछ उदाहरण की भी बात कर रहे थे कि आप कुछ उदाहरण भी देने वाले हैं कि किस तरीके से इस पेंशन में लोगों, जो कर्मचारियों को नुकसान। जी बताइए जरा उसके। मैं बताना चाहूंगा 2 अभी उदाहरण मेरे पास कल ही आए और आज के ही अखबार में है ये। कल के आंदोलन में अखबार दोनों कर्मचारी जी हमारे जो संगठन के लोग हैं उन्होंने इसे खोजा है। और हमारे ही साथी है, एक तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय काल्याखेड़ी है मैम स्कूल, जो कोटा जिले के खैराबाद ब्लॉक में है। और वहां के जो प्रबोधक साथी है जगदीश प्रसाद जी सैनी। अब जगदीश प्रसाद जी जो सैनी साहब है, इनका अंतिम वेतन था 49,800 और उन्हें जो अभी पेंशन मिल रही है मैम एनपीएस के तहत, वो 1,041 रुपए मासिक मिल रही है। और ये 1,041 रुपए आजीवन यही रहेगी, इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा रामकिशन जी मेघवाल साहब का। ये भी प्रबोधक साथी हैं हमारे। और इनका अंतिम जो वेतन था सेवानिवृत्ति के समय, ये 31 मार्च 2021 को ही अभी रिटायर्ड हुए हैं, 55,000 रुपए इनका मासिक वेतन था उस समय। और अभी जो पेंशन एनपीएस के तहत बन रही है वह 2,861 रुपए पेंशन मिल रही है। अब आप बताइए कि 2,000 और 1,000 रुपए में
वह किस प्रकार के सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर पाएगा। 1,000 रुपए का तो सिलेंडर आता है मैम, और ऐसी स्थिति में भविष्य में जब कर्मचारी 2035 में और 50 में जब रिटायर्ड होगा और उस समय उसको मान लो 3,000 4,000 पेंशन मिल भी जाएगी, तो वे उस समय क्या भीख मांगेगा या रोड पर आकर खड़ा होकर सरकार की जय जयकार करेगा? जी, एक बार राम कुमार जी से ये जान लेते हैं कि कल जो विधानसभा के बाहर आंदोलन किया गया, जो विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या उसका कुछ परिणाम सामने निकल कर आया? नहीं, कल मैं स्वयं उस आंदोलन का हिस्सा था। एनपीएस ईएफआर की तरफ से यह आंदोलन आयोजित किया गया था। एक दिन का धरना प्रदर्शन था। उसमें भी 2 कर्मचारी आए थे वहां पर जी, जो अभी रिटायर हुए हैं। उन्होंने स्वयं आकर के, उनकी बाइट भी हमने सोशल मीडिया पे रखी है, उन्होंने कहा कि मेरी पेंशन सिर्फ 930 रुपए, एक बोल रहा है मेरी पेंशन 1,040 रुपए। जी, कल का जो आंदोलन था, क्योंकि विधानसभा इस समय सत्र आहूत है, जी, तो उसी को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए ये एक दिन का सांकेतिक धरना था। उसमें संदेश गया था और एक डेलीगेशन के रूप में कर्मचारी विधानसभा में बुलाया गया था उनको। अब वो किससे मिले हैं ये मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन वो जाकर के डेलीगेशन के रूप में अपना संदेश सरकार तक पहुंचा के आए थे। जी। तो इसका आगे क्या परिणाम निकलकर कुछ आकर बताया गया कि परिणाम ये है जी, परिणाम ये आया है सरकार की तरफ से। सरकार हर बार हमारे से डेलीगेशन के रूप में मिलती है। हम जो भी उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं उनको लेकर रख लेती है। किसी प्रकार का कोई भी सरकार की तरफ से आज तक कर्मचारियों के हित की बात नहीं होती है, चाहे कोई भी सरकार हो जी। अब हमारा एक इशू ये है मैडम, क्योंकि कोरोना काल खत्म हो गया है, राजस्थान शिक्षक महासंघ ने पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी रैली की थी जी, जयपुर के रामलीला मैदान में। अब 1 या 2 महीने के अंदर जब कोरोना से पूरा देश बाहर आ जाएगा, एक बड़ा आंदोलन 3 से 4 लाख कर्मचारियों का इस सरकार के समक्ष करने जा रहे हैं। ये हम सरकार तक आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार इस मुद्दे को, जो भी सरकार अपने साथ लेगी वो फायदे में रहेगी, अन्यथा वो सरकार बदल दी जाएगी। ये हमारा आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तैयार होती जा रही है। श्याम सुंदर जी है, केसर सिंह जी हमारे चंपावत साहब हैं, सभी ने मिलकर के ये एक रूपरेखा तैयार की है। जल्दी उसको अमली जामा पहना देंगे और सरकार के समक्ष एक भीड़ के रूप में, एक कहते हैं ना लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, चंद्रभान जी, लेकिन तो वो सर भी गिना जी, जी चंद्रभान जी, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर उस केस में भी सरकार मांगे नहीं मानती है अगर कर्मचारियों की, तो आगे का जो कदम होगा कर्मचारियों का वो क्या होगा? यदि कर्मचारियों की बात सरकार नहीं मानती है, हम प्रयास करेंगे आंदोलन करके सरकार के लोगों के माध्यम से हमारी बात पहुंचाएंगे। सरकार के कई बीच के कर्मचारी नेता ऐसे हैं जिनसे सरकार का संवाद अच्छा चलता है। हम उन लोगों के साथ मिलकर हमारी बात पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और यदि बहाली नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कर्मचारी उस सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करेगा। हम वोट की ताकत दिखा पाएंगे। जी जी जी। लगभग राजस्थान का 3 लाख कर्मचारी इससे पीड़ित है। 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर के पास लगभग 10-10 वोट प्रत्येक कर्मचारी के पास है। कर्मचारी निश्चित रूप से अपना गुस्से का इजहार वोट के माध्यम से करेगा। मैम जी जी, मैं बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर अभी आपने देखा होगा, बाइट सुनी होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर चीफ सेक्रेटरी को आना पड़ा सरकार के समक्ष और ये कहना पड़ा कि एनपीएस अच्छी है और ओपीएस ठीक नहीं है। तो वो कर्मचारी हमें एनपीएस की अच्छाई बता रहे हैं जो स्वयं पुरानी पेंशन ले रहे हैं। आप देखिए मैडम, नेताओं को पुरानी पेंशन मिल रही है, जितनी भी जजेज हैं उनको पुरानी पेंशन मिल रही है। आर्मी के अंदर कुछ सेक्टर में पुरानी पेंशन है, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको पुरानी पेंशन नहीं है। तो फिर जब नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो हमारे देश के नेता स्वयं इसको लेकर के इसकी शुरुआत क्यों नहीं करते? क्यों हमें ये बार बार ज्ञान दिया जा रहा है कि एनपीएस आपके भविष्य के लिए अच्छी है? अब आप सोच सकते हैं, एक 35 दिन का विधायक पुरानी पेंशन लेता है, 60 साल तक कर्मचारी राजकीय सेवा करके भी पुरानी पेंशन का हकदार नहीं है। ये कितनी बड़ी विभ्रांति से पेंशन सिस्टम में नेताओं ने मिलकर की है, जो स्वयं उसका उपभोग करते हैं कि हमें तो पुरानी पेंशन अच्छी लग रही है और कर्मचारी को कहते हैं कि आप एनपीएस लीजिए।
जी 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 क्यों नहीं जी छोड़ देते हो? जी जी राम कुमार जी, एक बार श्याम सुंदर जी क्या कह रहे हैं उनकी भी बात जी। सुनते हैं। जी सर बताइए। मैं ये बताना चाहूंगा आपको मैम कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं, जी जिनमें अभी कांग्रेस पार्टी की अपन बात कर लें तो जो प्रियंका गांधी जी जो इनकी महासचिव हैं और जो राहुल गांधी जी हैं, ये जब भी चुनाव आते हैं मैम तो जी उस समय ये घोषणा करते हैं अलग अलग राज्यों में कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। जी अभी हाल ही में उत्तराखंड में हरीश रावत जी ने ये मीडिया से चर्चा करने के दौरान कहा कि यदि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। तो जब ये कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की जहन में ये नहीं है कि कर्मचारी जो भारत का है, जो राजस्थान का है, कि वे पुरानी पेंशन चाहता है 2004 के बाद का, और वो अकेला नहीं है बल्कि लाखों लाख करोड़ों परिवार उसके साथ उसके सानिध्य में जुड़े हुए हैं। तो ये जो पार्टियां हैं, हम सोचते हैं कि जब अलग जहां पर विपक्ष में होते हैं तब तो ये पुरानी पेंशन बहाली का वादा करते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो उसे भूल जाते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, ये कुछ पत्र में मेरे पास ये कुछ पत्र हैं, ये पूरी फाइल राजनेताओं के पत्रों से भरी हुई है जो इन्होंने हमारे पक्ष में लिखे हैं, हमने जो ज्ञापन दिए आदि। इनमें एक पत्र है, ये ओम बिरला जी हैं, हमारे कोटा बूंदी सांसद हैं और अभी वर्तमान में जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं, आदरणीय सम्माननीय जी। उस समय हमारे जो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, तो उन्होंने पत्र लिखा था कि आप पुरानी पेंशन को बहाल करो और कर्मचारियों के हित के लिए। अब तो वे राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया हैं, बैठे हुए हैं, हमने उन्हें याद दिलाया अपने पत्रों का, पर वे सब टाल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो जब सत्ता में ये लोग आते हैं तो इनकी सुनने की क्षमता शायद कमजोर हो जाती है और राष्ट्रहित और जो अन्य बातें तो है याद जहन में, कर्मचारी इनकी निगाह में नहीं होता। इसी तरीके से मैं बात करना चाहूंगा, राजस्थान के नंबर 2 कद्दावर नेता हैं हमारे शांति कुमार जी धारीवाल साहब और हमारे कोटा के ही मंत्री। जब वे विपक्ष में थे, जब हम बीजेपी के उस कालखंड में आंदोलन कर रहे थे, सितंबर 2018 में बहुत बड़ी रैली हमने जयपुर में की, वे मतलब अक्सर उनकी जहन में था कि अच्छा मुद्दा, अच्छा काम कर रहे हैं कर्मचारी। पर जब वो सरकार में मंत्री बने और उनको जब ज्ञापन दिया गया और जब ये मुद्दा विधानसभा में उठा तो उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत पेचीदा मुद्दा है और बहुत खर्चीला मुद्दा है और इसमें लगभग जो है सरकार का 24 जिसे कहें कि अरब रुपया, यानी जिसे हम कहें कि एक वर्ष में 240 करोड़ रुपए जो है खर्च होते हैं सरकार के। तो इस तरीके से ये संभव नहीं है और अब बहुत देर हो गए। प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी ने कहा और डोटास राज जी ने कहा कि ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया है और अब इसे बार बार मत उठाओ आप लोग। तो ये किस तरीके का, इनके राष्ट्रीय नेता अलग तरीके की बात करते हैं, क्षेत्रीय नेता अलग करते हैं और जब वही सरकार में होते हैं, विपक्ष में होते हैं तो अलग बात करते हैं। तो मैं आपके मंच के माध्यम से जी दूसरी बात मैं यूं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कहती है चुनाव में आके कि हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, तो आपकी जहां जहां सरकार है, जहां जहां आप सरकार में हो तो कर दो ना यार, पहले हमारी पुरानी पेंशन बहाल, वादे बाद में करो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में कह रहे हो कि हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, यहाँ नहीं कर रहे। झारखंड में इन्होंने पहले कमिटमेंट किया था कर्मचारियों को बुला करके हम पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, सत्ता में आ गए, पुरानी पेंशन की तरफ ध्यान नहीं है। तो ये सिर्फ चुनावी वादे करते हैं, जब ये विपक्ष में होते हैं कर्मचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जब कर्मचारी ये सत्ता में आते हैं कर्मचारी इनके पास जाते हैं, ये बात को भूल जाते हैं। तो कहीं भी मुझे तो इन नेताओं की जो ये कहानियां है, ये पुरानी पेंशन देने के मूड में नहीं है, जबकि स्वयं इसका उपभोग कर रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर इस बात का यही सार निकलता है कि अगर ओल्ड पेंशन योजना नहीं लाई गई तो जितने भी कर्मचारी हैं उनका उग्र आंदोलन रहेगा और सरकार को जहां यहाँ पे देखा गया निश्चित जी चेतावनी भी से सरकार के विरुद्ध वोटिंग होगी, जैसा यूपी में हो रहा है। आज मैं आपको बता दूं 17 लाख कर्मचारी आज पुरानी पेंशन के नाम पर वोट कर रहा है वहां पर जी। तो ऐसा ही राजस्थान में होगा। ये सरकार जो बनी थी उस समय जब आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी और उसके विरोध में वोटिंग राजस्थान के कर्मचारियों ने की और वर्तमान सरकार के जो मुखिया है आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, उन्होंने तक माना था कि राजस्थान के कर्मचारियों ने हमारे पक्ष में वोट किया है। तो कर्मचारी राजस्थान का जो है
वे सरकार के पक्ष में जब होता है तो उसकी एक तरीके से लहर चलती है, और विपक्ष में होता है तो उस सरकार के बदलने के दिन भी शुरू होते हैं। और युवा जो वर्ग है 2004 के बाद का वर्ग, वे लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार जो है हजारों की वैकेंसियां आती जा रही है और वे जुड़ता जा रहा है। तो हमारा परिवार जो है 2004 के बाद का, वे अब लाखों की संख्या में पहुंच चुका है और राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। शिक्षक समुदाय तो प्रत्येक पंचायत स्तर पे मैम, प्रत्येक ग्रामीण स्तर पे, गांव के स्तर पे है, और वे पूरे दिन जो है जनसंपर्क में रहता है कर्मचारी। तो इस तरीके से वे राजस्थान के जनमानस को बदलने की क्षमता भी रखता है। जी, तो समय की कमी के चलते आपने पूरा अच्छे से बताया दर्शकों को भी, और आपकी जो मांगे हैं वो भी बताई, और किस तरीके से न्यू पेंशन योजना के जरिए जो कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और किस तरीके से ओल्ड पेंशन योजना की जो मांग की जा रही है और उग्र आंदोलन जो किए जा रहे हैं, उसके उन सभी के बारे में हमारे दर्शकों को भी बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और द फैक्ट इंडिया से जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।